Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पार्ट 2 ओथेलो का। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपका जो ये प्ले ओथेलो है ये मैं तैयार करा रहा हूँ और ये जो मेरी वीडियो है, और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ओथेलो मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाऊँगा, तो ये वीडियो पब्लिकली है जो हमारी वीडियो है ओथेलो की। तो ओथेलो का फर्स्ट पार्ट कल मैं आपको तैयार करा चुका था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, तो आप उसे भी जरूर देखें, क्योंकि सेकंड पार्ट समझना तब आसान होगा जब आपको फर्स्ट पार्ट उसका मालूम होगा, तब जब आपने उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा होगा या सुना होगा। तो दोस्तों जैसे कि हम बात ओथेलो की कर रहे हैं, तो ओथेलो एक ट्रेजेडी है। और किसकी ट्रेजेडी है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ट्रेजेडी है ओथेलो। ये किसने लिखी थी? विलियम शेक्सपियर की है। और ओथेलो जो शेक्सपियर की 4 मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज हैं, जैसे हैमलेट, ओथेलो, किंग लेयर एंड मैकबेथ, उनमें से एक मेन ट्रेजेडी हमारी ये ओथेलो है। और ओथेलो जो ये ट्रेजेडी है दोस्तों, ये ट्रेजेडी है हमारी डोमेस्टिक ट्रेजेडी। और कल मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज डोमेस्टिक ट्रेजेडी, कि डोमेस्टिक ट्रेजेडी क्या होती है, किसको हम डोमेस्टिक ट्रेजेडी कहते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं अभी बता देता हूं। डोमेस्टिक ट्रेजेडी जो घरेलू दुखांत होते हैं, जो वायलेंस होते हैं, और जिसको कहते हैं कि आपस में अपनों में ही रंजिश हो जाना, और वो रंजिश इस मुकाम पर पहुंच जाना कि उसमें हत्याएं हो जाना, इस क्रिमिनल एक्टिविटीज की जगह ले लेना, वही होती है दोस्तों डोमेस्टिक जो ट्रेजेडी होती है। जो घरेलू दुखांत होता है वही घरेलू दुखांत होता है। हम बात ओथेलो की करें तो दोस्तों ये जो प्ले है, दिस इज द प्ले इन 5 एक्ट। ये प्ले 5 एक्ट्स में डिवाइडेड है एंड इट वॉज रिटन इन 1603। 1603 में ये लिखा गया था एंड वॉज पब्लिश्ड इन 1622, और 1622 में ये पब्लिश हुआ था। और कैसी ट्रेजेडी है? डोमेस्टिक ट्रेजेडी है। अब बात इसकी सोर्स की करते हैं, तो दोस्तों इसकी सोर्स क्या है? इसकी सोर्स है अनकैप्टियानो मोरो। अनकैप्टियानो मोरो यानी कि अ मोरिश कैप्टन। अनकैप्टियानो मोरो, जिसको हम एक्सप्लेन करें तो अ मोरिश कैप्टन होता है। तो ये इसकी सोर्स है, जो कि किसका वर्क है दोस्तों? ये वर्क है सिंथियो का। सिंथियो का लिखा हुआ वर्क है। अब इस बात को लेकर, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि ये इसकी सोर्स है, इस बात को लेकर मेरे काफ़ी साथी हैं उनको थोड़ा डाउट हुआ। उन्होंने कहा सर हमने तो इसकी जो सोर्स है वो इसे पढ़ा है, हमने तो हिकैटोमिथी को हमने इसकी सोर्स पढ़ा है कि ये हिकैटोमिथी है जो इसकी सोर्स है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो हिकैटोमिथी है ये सिंथियो का कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है। ध्यान रखना, हिकैटोमिथी क्या है? हिकैटोमिथी सिंथियो का कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, और कलेक्शन ऑफ टेल्स हम कह सकते हैं। और उस टेल में एक टेल आती है अनकैप्टियानो मोरो। तो जो इसकी जड़ वाली हम कह सकते हैं जो कहानी है, जो मेन सोर्स है, वो अनकैप्टियानो मोरो है, और वो हिकैटोमिथी का ही पार्ट है। तो दोस्तों, और बल्कि मेरे पास एक मैसेज तो यह आया कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, इसकी सोर्स तो ये है। तो मैं आप लोगों को यही सलाह देना चाहूंगा कि अलेक्जेंडर पॉप ने कहा था, अपनी जो एक उनका वर्क रहा है एसे ऑन मैन, उसमें वो कहते हैं नाउ देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। तो मैं तो वही कहूंगा कि जानना है सबसे पहले खुद को जानो, चीजों को जांच परख करो, एनालाइज करो, दूसरों को आरोप प्रत्यारोप करने से पहले उसकी अच्छी तरह से पड़ताल कर लो। तो वही चीज है, क्योंकि लेकिन बट दिस इज द ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम बिना किसी चीज को जाने पहचाने और उस पर आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं। तो दोस्तों उस चीजों को डेप्थ में जाकर देखना चाहिए। और मैं तो साफ सीधी बात कहता हूं, आजकल तो आपके पास इतने सोर्सेज हैं, और सबसे बेस्ट सोर्स होता है अगर जो आपको कोई डाउट लगता है तो वो सोर्स है विकिपीडिया। आप विकिपीडिया पे भी उस चीज को सर्च कर सकते हैं। तो विकिपीडिया पे वो आपको एक्यूरेट नॉलेज भी आपको मिल जाएगी कि कहां से सोर्स है, क्या सोर्स है, आपको एक्चुअल पता चल जाएगा। तो वही चीज है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गलती नहीं कर सकता दोस्तों, मैं भी इंसान हूं, और टू एरर इज ह्यूमन। मानव का स्वभाव है गलती करना, लेकिन जहां पर मैं गलत हूं आई विल एक्सेप्ट इट, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं और करूंगा भी। लेकिन जो चीज सही है तो दोस्तों वो सही है।
तो जो मैंने आपको बताया कि इसकी जो सोर्स है वो क्या है, अनकैप्टियानो मोरो है, जिसका नाम है अ मूरिश कैप्टन। और ये कहां से लिया गया है, फ्रॉम हिकैटोमिथी से लिया गया है, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1565 बाय सिंथियो हु वाज द डिसिपल ऑफ बोकाचियो। तो ये ओथेलो के बारे में है, उसके सोर्स के बारे में। अब इसमें से क्वेश्चन पहले क्या आ सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन ओथेलो कैसा प्ले है, तो आपका आंसर होगा डोमेस्टिक ट्रेजेडी। ये ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी कल मैंने आपको एक्सप्लेन ही किया था कि ट्रेजेडी क्या होती है। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी। उसको ट्रेजेडी कहा जाता है। ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजेडी अपने आप में सीरियस होती है, कंप्लीट होती है और अपने आप कुछ मैग्नीट्यूड लिए होती है, जो ट्रेजेडी होती है। इसके बाद मैंने आपको बताया ये रिटन कब हुई, 1603 में, पब्लिश कब हुई, 1622 में, इनके क्वार्टो में पब्लिश हुई और लेटर इसको फोलियो में भी ऐड किया गया। सोर्स क्या है, अनकैप्टियानो मोरो इसकी सोर्स है, जिसको मूरिश कैप्टन कहा जाता है। फ्रॉम हिकैटोमिथी जो है, जो इनका टेल है, कलेक्शन ऑफ टेल हिकैटोमिथी बाय सिंथियो, उससे इसको लिया गया। और मेन सोर्स इसका अनकैप्टियानो मोरो अ मूरिश कैप्टन द स्टोरी बाय सिंथियो, तो उससे ये ओथेलो का सोर्स है दोस्तों। अब बात हम करते हैं कि ओथेलो की थीम क्या है। ये जो ओथेलो प्ले है इसकी थीम क्या है, तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, लव, जेलेसी, सस्पिशियस की एक प्रेम, ईर्ष्या, संदेह एंड रिपेंटेंस, ये इसकी थीम्स है। जो ये प्ले ओथेलो है इसकी थीम प्रेम पर, ईर्ष्या पर, संदेह और पश्चाताप, इन पर आधारित ये थीम है। स्पेशली लव, जेलेसी और सस्पेक्ट को ये दर्शाती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये दो चीजें ऐसी होती हैं, एक तो किसी से ईर्ष्या कर लेना, जब हम किसी से ईर्ष्या करने लगते हैं, हमारा जेलस नेचर हो जाता है, तो ये समझ लीजिए कि बात बहुत गंभीर हो रही है। और या फिर किसी पर संदेह करते हैं, और स्पेशली कब, जब प्रेमी अपनी प्रेमिका पर संदेह करे या प्रेमिका अपने प्रेमी पर संदेह करने लगे, पति अपनी पत्नी पर संदेह करने लगे या पत्नी पति पर संदेह करने लगे, तो वहां पर रिश्ते जो हैं वो टूटने लगते हैं, बिगड़ने लगते हैं, और फिर उनका कुछ नहीं पता कि वो किस कगार पर वो रिश्ता जाए और किस कगार पर उसका अंत हो। तो अंत बुरा ही होता है ऐसी स्थिति में। तो ऐसी ही एक कहानी है ओथेलो, जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था। एक बार मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूं, थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए डिटेल में। कल की आप वीडियो जो मैंने कल पोस्ट की थी आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा साथियों। और अगर आप मेरी इस पेड क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि अगर आपने अभी तक नहीं की है, तो आप मुझे मेरे नंबर 9756055255 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर जो आप मेरी पेड क्लासेस का भी हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। तो बात हम कर रहे थे ओथेलो की। तो ओथेलो में सबसे पहले कैरेक्टर्स की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि कल भी मैंने आपको कैरेक्टर्स बता दिए थे, लेकिन आज शॉर्ट में फिर से बता देता हूं। ओथेलो कौन है? ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस। ये मूर है। मूर जो एक डार्क मैन है, एक ब्लैक मैन है मूर जो है, और ये ओथेलो है, द मूर ऑफ वेनिस है। जनरल ऑफ द आर्मी है ओथेलो, और इसके अलावा ही इज लवर एंड हस्बैंड ऑफ डेस्डिमोना। डेस्डिमोना का लवर और हस्बैंड है जो ओथेलो है। और इसके बाद दोस्तों बात हम करते हैं डेस्डिमोना की। तो डेस्डिमोना कौन है? डेस्डिमोना ब्रबेंशियो की बेटी है। कल मैंने आपको लिखवाया भी था वो पॉइंट्स कि डेस्डिमोना कौन है, वो ब्रबेंशियो की बेटी है। ब्रबेंशियो कौन है? ब्रबेंशियो एक रिच वेनिशियन है। वेनिस का एक अमीर व्यक्ति है, एक सीनेटर है जो ब्रबेंशियो है। तो ब्रबेंशियो एक रिच मैन है वेनिस का, और उनकी बेटी कौन है? डेस्डिमोना है। इसके बाद इसमें कहानी में विलन कौन आता है? कहानी का विलन है इयागो। और इयागो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हम ये कहेंगे द मोस्ट विलेनी कैरेक्टर्स इन द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के सभी नाटकों को भी मिला लें तो सबसे ज्यादा विलेनी नेचर का जो व्यक्ति है वो कौन है? वो इयागो है। इयागो का ही वो षड्यंत्र होता है, इयागो की ही वो चाल होती है जो पूरे के पूरे नाटक में पूरा एक वाइड रोल प्ले करती है, और उसी की वजह से न जाने कितनी मौतें होती हैं। और ये रंजिशें कहां से आती हैं? इयागो के अंदर की जो ट्रिकरी चल रही थी ना, तो वो इयागो की जो ट्रिकरी है, इयागो की जो एक चाल है, इयागो का जो प्लानिंग होता है, प्लॉटिंग होता है, वो यहां पर वर्क करता है दोस्तों।
तो इयागो एक मोस्ट विलेनी कैरेक्टर के रूप में दर्शाया गया है जो कि जेलस इन नेचर है। और इसके बाद हम बात करें रोड्रिगो की, रोड्रिगो कौन है? रोड्रिगो एक फुलिश लवर है, एक ऐसा प्रेमी, एक वन साइडेड लवर जो डेस्डीमोना से प्यार करता है। वो डेस्डीमोना जो ओथेलो से प्यार करती है, उस डेस्डीमोना से वन साइडेड लव करता है जो रोड्रिगो है। लेकिन कल मैंने आपको यह भी बताया था कि जो रोड्रिगो का प्यार है डेस्डीमोना के लिए, क्या वो स्पिरिचुअल है या फिजिकल है, किस प्रकार के प्यार की वो इच्छा करता है डेस्डीमोना से, देन योर आंसर विल बी फिजिकल लव। वो एक किसी भी तरह से डेस्डीमोना को प्राप्त करना चाहता है, फिजिकली इंटीमेट करना चाहता है। तो इस प्रकार का प्रेम है रोड्रिगो का डेस्डीमोना के लिए, लेकिन वो पागल है उसके प्रेम में। तो एक तरह से फुलिश लवर है जो कि डेस्डीमोना उसके बारे में कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं पता, लेकिन जो रोड्रिगो है उसको पाने की पूरी चाह रखता है। और इयागो इस बात का फायदा उठाता है और उसको एक पपेट की तरह यूज करता है। इसके बाद साथियों हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है हमारा ब्रेबेंशियो। अब ये ब्रेबेंशियो कौन है? ब्रेबेंशियो जैसे कि मैंने आपको बताया डेस्डीमोना के फादर हैं, एक रिच मैन है, वेनिस के रहने वाले। तो ब्रेबेंशियो जो है वो डेस्डीमोना के बेचारे पिता हम कह सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं ड्यूक की। जो ड्यूक हैं इनका भी रोल बहुत बड़ा है, ये जजमेंट का रोल प्ले करते हैं इस प्ले ओथेलो में, एक निर्णायक की भूमिका अदा करते हैं ड्यूक जो है। इसके अलावा इसमें जो रोल आता है वो आता है कैशियो का। कैशियो ये वो व्यक्ति है जिसको ओथेलो के द्वारा लेफ्टिनेंट चुना जाता है। अब इयागो को यह उम्मीद थी कि मुझे लेफ्टिनेंट चुना जाएगा, लेकिन इयागो को अपॉइंट ना करके ओथेलो ने कैशियो को अपॉइंट किया था। अब यही तो बात थी जो इयागो के दिमाग में बैठ गई थी और इयागो ने सोच लिया था कि ये तो मेरी इंसल्ट हुई है और इस अपमान का बदला मुझे लेकर रहना है, इस अपमान का बदला मैं लेकर रहूंगा। और यहीं से उसने डिसाइड कर लिया था कि मैं इनकी जिंदगी खराब कर दूंगा। किसकी जिंदगी? ओथेलो की, डेस्डीमोना की, कैशियो की, इन सभी की जिंदगी को मैं तबाह कर दूंगा, ऐसा उसने सोच लिया था। यहां पर कैशियो ने यह प्लानिंग कर ली थी ऑलरेडी, इयागो ने यह प्लानिंग कर ली थी कि मैं जो इनकी लाइफ है उनको स्पॉइल करने का पूरा काम कर दूंगा। और उसके लिए जो उपयुक्त मोहरा था वो इयागो को मिलता है रोड्रिगो को वो जैसा चाहता है वैसे वो रोड्रिगो को यूज करता है। तो ये रोड्रिगो का कैरेक्टर आया दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं कैशियो की, हमने बात की। कैशियो के बाद हम बात करते हैं कैशियो की मिस्ट्रेस बियांका की, कि बियांका कौन है? तो आपका आंसर होगा बियांका एक प्रोस्टिट्यूट है, ये कैशियो की मिस्ट्रेस है। कैशियो बियांका से प्यार करता है और कैशियो डेली बियांका के घर जाता है और बियांका और कैशियो का जो रिलेशन है यहां पर लव अफेयर इसमें दिखाया गया है। अब इसके बाद दोस्तों कैशियो के बाद में बात आती है इमिलिया की, कि इमिलिया कौन है? तो इमिलिया है इयागो की वाइफ। इमिलिया कौन है? इमिलिया इयागो की वाइफ है और इसके अलावा डेस्डीमोना की मेड है इमिलिया। असिस्टेंट और मेड हम कह सकते हैं। तो डेस्डीमोना के लिए असिस्ट की गई थी और असिस्टेंट एंड मेड है वो जो इमिलिया है डेस्डीमोना की। तो ये इमिलिया है। इमिलिया के बाद दोस्तों फिर कैरेक्टर आता है हमारा मोंटानो का। मोंटानो कौन है? मोंटानो गवर्नर ऑफ साइप्रस है। फिर ग्रेशियानो कौन है? ब्रेबेंशियो के भाई हैं। लोडोविको कौन है? लोडोविको एक किन्समैन है, एक संबंधी है, सगे संबंधी डेस्डीमोना के। तो ये मेजर और माइनर कैरेक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके बाद क्लॉन, सर्वेंट्स, ये सभी आते हैं जो इस प्ले में है। तो इतना क्लियर हो गया होगा, कैरेक्टर्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो कल जो मैंने कहानी बताई थी उसको मैं ब्रीफ में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इसके बाद फिर अपनी कहानी को आज से जहां से हमारी कहानी स्टार्ट होनी है फिर उसको डिटेल में लेकर चलेंगे। तो दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि ये जो कहानी है ये स्टार्ट होती है ओथेलो, ये इयागो और रोड्रिगो के कॉन्वर्सेशन के साथ। इयागो और रोड्रिगो जो है वो आपस में बातें कर रहे हैं और यहां पर जो रोड्रिगो है, रोड्रिगो एक रिच मैन है, बहुत एक अमीर व्यक्ति है, लेकिन वो
जो है इयागो की बातों में आ जाता है। कैसे? जब इयागो उसको बताता है कि उसकी जो प्रेमिका है जिससे वो प्यार करता है डेस्डिमोना, वो एक काले हबसी के साथ यानी कि ब्लैक मूर के साथ, ओथेलो जिसको कहा गया है, उसके साथ वो एलॉप हो गई है, उसके साथ भाग गई है। रोड्रिगो इस बात पर बहुत ज़्यादा जो है दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ऐसे में वो ये कहता है कि मुझे तो किसी भी तरह से डेस्डिमोना चाहिए। तो अब इयागो कहता है कि रोड्रिगो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी भी चांस है, तुम अपनी डेस्डिमोना को अभी भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसके लिए ये जो सूचना है ये बिल्कुल पक्की खबर है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं कि डेस्डिमोना के जो भागने की खबर है ये बिल्कुल पक्की है। इस बात को जाकर तुम ब्रबेंशियो को बता दो। ब्रबेंशियो जो डेस्डिमोना के फादर हैं, वो ये कहता है कि तुम इस बात को जाकर ब्रबेंशियो को बता दो और ब्रबेंशियो को जब इस बारे में पता चलेगा और तुम बताओगे तो वो तुमसे इंप्रेस हो जाएंगे और फिर वो अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथों में दे देंगे। वो ये बात जो है रोड्रिगो से कहता है। अब रोड्रिगो को डर लगता है कि कहीं ये बात झूठी निकली तो वो क्या करेगा। तो इस पर जो इयागो है वो उसको विश्वास दिलाता है कि बात बिल्कुल भी झूठी नहीं है, ये बात बिल्कुल पक्की बात है और तुम्हें जरा सा भी इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी मैं बता रहा हूं वो सच बता रहा हूं। तुम ब्रबेंशियो को जाकर बिल्कुल निसंदेह इस बात को बता सकते हो और इस बात के बारे में तुम उसको इन्फॉर्म कर सकते हो ब्रबेंशियो को। अब जो रोड्रिगो और इयागो वहां पर जाते हैं, रोड्रिगो जो है ब्रबेंशियो को यह खबर देता है। अब उस समय जब ब्रबेंशियो को इस बात पर डाउट होता है, यहां तक कि वो रोड्रिगो को धमका भी देते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अ मेडन कैन नेवर बी सो बोल्ड। जब वो ये लाइन कहते हैं कि मेरी जो बच्ची है, जो एक सीधी सादी लड़की है, वो इतनी बोल्ड काम कर दे, क्योंकि जो भागने का काम है ये इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और वो ये कहते हैं कि वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती, वो भाग ही नहीं सकती, ये तो इम्पॉसिबल है। तब जब वो ब्रबेंशियो घर को चेक करते हैं तो डेस्डिमोना वहां पर नहीं मिलती है। तब उनको इस बात का डर होता है, मतलब तब उनको जो है इस बात का बहुत दुख होता है कि उनकी बेटी ने ऐसा कैसे कर दिया। तभी वो ये शब्द जो मैंने आपको बताए थे वो ये कहते हैं कि वो एक लड़की ऐसा काम कैसे कर सकती है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था। वो इतनी इनोसेंस थी और इनोसेंट थी, तो वो कैसे हम उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन डेस्डिमोना ने ऐसा किया था, वो ब्लैक मूर के साथ भाग गई थी। अब इयागो जो है वो ब्रबेंशियो को ये सूचना देता है कि ओथेलो डेस्डिमोना के साथ ड्यूक के पास गया है क्योंकि ड्यूक ने एक मीटिंग बुलाई थी। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ड्यूक की मीटिंग का पर्पस क्या था, ड्यूक ने मीटिंग क्यों बुलाई थी। तो आपका आंसर होगा कि जो ओथेलो का ट्रांसफर करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य था उस पर तुर्किश फ्लीट का जो अटैक का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जो तुर्किश सेना थी वो समुद्र के रास्ते वहां पर हमला कर सकती थी, तो इस बात का डर था। तो इसके लिए ओथेलो का ट्रांसफर करना निश्चित किया गया था साइप्रस के लिए। इस वजह से मीटिंग बुलाई गई थी। और जब वो मीटिंग बुलाई गई थी, जब ये लोग सभी वहां पर थे, तो इसी बीच में ब्रबेंशियो भी वहां पर पहुंच जाते हैं और ब्रबेंशियो ओथेलो पर आरोप लगाते हैं कि ओथेलो ने मेरी बेटी के ऊपर काला जादू किया है, मेरी बेटी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। वो ड्यूक से इस शिकायत को करते हैं, इस बात को कहते हैं ड्यूक से कि ओथेलो ने क्या किया है, ओथेलो ने मेरी बेटी के ऊपर काला जादू किया हुआ है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है। अब ओथेलो से पूछा जाता है कि ओथेलो क्या तुमने वास्तव में कोई काला जादू किया है। तो ओथेलो यहां पर ड्यूक को यह बताते हैं कि मैंने किसी प्रकार का कोई काला जादू नहीं किया है। मैं ब्रबेंशियो को अच्छी तरह जानता हूं और ब्रबेंशियो के घर में अक्सर जाया करता था, और जब मैं ब्रबेंशियो के घर पर जाता था तो मैं अपनी बहादुरी, अपने युद्ध के किस्से वहां पर सुनाया करता था और उन किस्सों को छुप छुप कर डेस्डिमोना भी सुना करती थी। और जो कैनिबल्स की कहानी थी, जो नरभक्षी वाली कहानी थी, वो डेस्डिमोना को बहुत अच्छी लगी। और उन कहानियों के साथ साथ, कहानियां तो डेस्डिमोना को अच्छी लगी ही, और उन कहानियों के साथ साथ डेस्डिमोना को मैं भी अच्छा लगने लगा, मैं भी डेस्डिमोना को अच्छा लगने लगा। और यही कारण है कि आज वो मेरे साथ है और अपनी मर्जी से वो मेरे पास आई है। ठीक है ना, वो अपनी मर्जी से मेरे पास आई है और मेरे साथ आई है यहां पर, और इसमें मैंने कोई किसी प्रकार का कोई जादू नहीं किया है। अब इसके बाद डेस्डिमोना से ये बात की जाती है। डेस्डिमोना से पूछा जाता है कि डेस्डिमोना तुम बताओ कि
क्या जो ये बात कह रहे हैं तुम्हारे फादर कि तुम पर कोई काला जादू किया गया है, क्या तुम पर कोई वास्तव में काला जादू किया गया है? तो डेस्डिमोना कहती है, श्रीमान मैं मैच्योर हूं, मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूं और मैं अपनी मर्जी से ओथेलो के साथ आई हूं, मूर के साथ आई हूं और मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई जादू या फिर किसी भी प्रकार से कोई दबाव नहीं बनाया गया है। अब इस बात को सुनकर ड्यूक जो है वो ब्रबेंशियो को एक सलाह देते हैं और भविष्य के लिए सचेत करते हैं कि इस प्रकार का कि कोई भी शिकायत वो उनके पास लेकर ना आए, इस प्रकार की जरा सी भी शिकायत लेकर ना आए और इस विषय में तो वो बातें करें ही ना। अब उस समय जो ड्यूक होते हैं, जो यहां पर ब्रबेंशियो है, ब्रबेंशियो जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। एक तरह से ये कह सकते हैं कि वो अंदर से ब्रबेंशियो टूट जाते हैं और जब वो अंदर से टूट जाते हैं तो वो उससे क्या कहते हैं, वो उस समय ये कहते हैं ओथेलो से, ओथेलो इस बात को तुम ध्यान रख लेना कि जिस लड़की ने अपने फादर को धोखा दिया है, जिस लड़की ने अपने फादर को धोखा दिया है, तो क्या वो तुम्हें धोखा नहीं दे सकती, वो तुम्हें भी धोखा देगी। वो साफ साफ उसको ये कहकर जाते हैं कि जिसने अपने फादर को धोखा दिया है, जो अपने फादर की नहीं हो सकी, वो तुम्हारी कैसे हो पाएगी। वो ये सिंपली बात उससे कह देते हैं। शी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मेदी, इसने अपने पिता को डिसीव किया है। ये लाइंस आती है दोस्तों, शी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मेदी। तो ये लाइंस वो बोलते हैं कि इसने अपने फादर को धोखा दिया है तो वो तुम्हें भी धोखा दे सकती है। जो बेटी अपने बाप की नहीं हो सकी वो तुम्हारी कैसे हो जाएगी। एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड की ये लाइन है। तो ये लाइन जो है ब्रबेंशियो के द्वारा बोली जाती है ओथेलो के सामने। तो ये बात भी बाद में ओथेलो के दिमाग में चलेगी जब शक का बीज पैदा किया जाएगा ना यागो के द्वारा, और जब वो सारी कंडीशंस होंगी तो उस समय ओथेलो के दिमाग में ये बात वाइब्रेट करेगी। जैसा आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जो कुछ बातें होती हैं वो दिमाग में गूंजने लगती हैं जिनको हम लेकर सोचते हैं। तो वही चीज है यहां पर। तो वो चीज ओथेलो के दिमाग में बाद में आएगी कि वो लड़की जो अपने फादर की नहीं हो सकी वो तुम्हारी कैसे हो जाएगी। तो वो चीजें होती हैं। तो यहां पर ये इतनी बात कही गई। अब इसके बाद क्या होता है, ब्रबेंशियो जो है वो एक टूटे हृदय के साथ, दुखी मन के साथ वो वहां से चले जाते हैं। ब्रबेंशियो के वहां से जाने पर, जब ब्रबेंशियो वहां से चले जाते हैं तो यहां पर जो ओथेलो है, ओथेलो को ट्रांसफर तो करा ही दिया गया था साइप्रस के लिए। ओथेलो अपनी एक इच्छा व्यक्त करता है। ओथेलो इच्छा यह व्यक्त करता है कि मैं अपने साथ अपनी जो पत्नी है डेस्डिमोना, उसको भी साइप्रस ले जाना चाहता हूं। अदरवाइज हमारी जो मैरिज का पर्पस है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा। मैरिज का पर्पस क्या बताता है वो? मैरिज का उद्देश्य था कि मैरिज हमने एक साथ रहने के लिए की है, ना कि अलग रहने के लिए। और वो जो हमारा उद्देश्य है वही फीका पड़ जाएगा अगर जो मैं डेस्डिमोना को अपने साथ लेकर नहीं जाता हूं। तो यहां पर उनको अनुमति मिल जाती है। डेस्डिमोना को साथ में ले जाने की अनुमति जो है ओथेलो को मिल जाती है, लेकिन जो सेना का जहाज था उसमें नहीं बल्कि प्राइवेट शिप से उसको ले जाने की अनुमति मिलती है। अब उस प्राइवेट शिप पर कैशियो और इसके साथ डेस्डिमोना और इयागो भी उस प्राइवेट शिप पर जाते हैं। अब ये जो बात है दोस्तों, यहां पर क्या होता है, जब ये जो जहाज वाला दृश्य है, यहां पे क्या होता है कि जब ये जा रहे होते हैं तो कैशियो जो कि डेस्डिमोना को पहले से ही जानता था, कैशियो डेस्डिमोना की ब्यूटी की एप्रिसिएशन करने लगता है, वो उसके सौंदर्यता की प्रशंसा करने लगता है। और जब वो ऐसा कर रहा होता है तो उस समय इयागो के दिमाग का कीड़ा काम करना चालू कर देता है। यहां पर इयागो के दिमाग में एक प्लान आता है कि क्यों ना इन दोनों के बीच में एक लव सीन वाला माहौल क्रिएट करके ओथेलो के दिमाग में शक का बीज बोया जाए। वो ये बात यहीं से सोचने लगता है। उसको मतलब बहुत, एक तो स्टार्टिंग में उसने रोड्रिगो को यूज किया, रोड्रिगो को वो पैसे लेने के लिए यूज करता है, उसकी ओथेलो की जिंदगी को स्पॉइल करने के लिए यूज करता है, और यहां पर कैशियो को भी वो एक तरह से इनडायरेक्टली मोहरा बनाएगा अपनी साजिश का, अपनी चाल का मोहरा। यहां पर किसको बनाएगा? वो कैशियो को बनाएगा और साथ में डेस्डिमोना को भी बनाएगा। तो उसके दिमाग में यह बीज पैदा होने लगता है कि अब मैं इन दोनों के बीच में लव अफेयर दिखाकर, है नहीं,
लव अफेयर की एक कंडीशन पैदा करके मैं ओथेलो से इस बारे में बताऊंगा। तो ओथेलो का जो है, ओथेलो वैसे ही हाई टेम्पर में रहता है। ओथेलो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको गुस्सा जल्दी आता है, तो और वो सोचता, मतलब एक बहुत कम सोचता है, वो चीजों को सोचता नहीं है। ये भी आलोचक कहते हैं कि अगर ओथेलो हेमलेट होता तो शायद डेस्डिमोना का मर्डर ना होता, डेस्डिमोना की हत्या ना होती, यह भी कहा जाता है। क्योंकि हेमलेट के बारे में आपने देखा होगा कि हेमलेट क्या है, एक स्लो थिंकर है, वो सोचता है टू बी और नॉट टू बी वाली सिचुएशन वहां पर चलती रहती है। लेकिन ओथेलो क्या है, ओथेलो का तो दिमाग ऐसा है, तैड़फैड़ करने वाला दिमाग है ओथेलो का, बहुत जल्दी ये चीजों को अंजाम देने वाला व्यक्ति है जो ओथेलो है। और सेना का व्यक्ति है तो आपको मालूम ही होगा कि क्विक डिसीजन वाला व्यक्ति है, लेकिन सोचने की शक्ति, एक तर्क शक्ति कम है जो ओथेलो में है। तो यहां पर जो है वो सोच लेता है कि मुझे ऐसा करना है। और अब ये पहुंच जाते हैं साइप्रस में। अब जब साइप्रस में पहुंचते हैं तो वहां पर क्या होता है, साइप्रस में जब ये पहुंचते हैं तो जो कैशियो है, कैशियो जिसको लेफ्टिनेंट बनाया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इयागो ओथेलो की जिंदगी को बर्बाद क्यों कर देना चाहता है। इयागो ओथेलो की जिंदगी को बर्बाद इस वजह से कर देना चाहता है क्योंकि ओथेलो ने उसको लेफ्टिनेंट ना चुनकर कैशियो को लेफ्टिनेंट बना दिया है। इस वजह से वो ओथेलो की जिंदगी को बर्बाद कर देना चाहता है और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो डेस्डिमोना हो, चाहे वो कैशियो हो, वो सबको उसको एक साथ बर्बाद करना चाहता है। तो यहां पर मैंने आपको यह भी बताया था कि कैशियो की दो कमजोरियां हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि व्हाट आर द टू मेजर वीकनेस इन द कैरेक्टर ऑफ कैशियो। तो आपका आंसर होगा द फर्स्ट इज वाइन एंड द सेकंड इज वुमेन। स्त्री और शराब, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके आगे कैशियो अपना नियंत्रण नहीं रख पाता, अपना कंट्रोल खो देता है, अपना आपा खो देता है जो कैशियो होता है। तो ये दो मेजर कमजोरी हैं, मेजर वीकनेस है कैशियो के कैरेक्टर की। अब इसी बात का फायदा यहां पर इयागो उठाने वाला है। जब ये साइप्रस पहुंचते हैं तो वहां पर जो रोड्रिगो है, रोड्रिगो अब इयागो से कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम डेस्डिमोना से मेरी मुलाकात कराओगे, तुम डेस्डिमोना से मुझे मिलवाओगे, तो मुझे जल्दी से मिलवाओ। तो इयागो उससे कहता है कि उसके लिए तुम्हें कुछ ज्वेलरी देनी होगी, तो जो कि मैं डेस्डिमोना को जाकर दूंगा। और हकीकत यह है कि इयागो उसकी ज्वेलरी को खुद यूज करता था, खुद ले लेता था, लेकिन वो डेस्डिमोना तक उसको कभी उसने पहुंचाया ही नहीं था। तो उसके पैसे, उसकी ज्वेलरीज, वो सभी चीजें लेना इयागो का एक काम बन चुका था और इयागो उससे पैसे ठगे जा रहा था रोड्रिगो से। अब रोड्रिगो इसी बात को कहता है कि मुझे डेस्डिमोना से तुमने मिलवाया नहीं। तो अब यहां पर यह कहता है कि पहले तुम मेरा एक छोटा सा काम करो और ये तुम्हारी हेल्प इसमें होगी। अगर तुम इस काम को करने में कामयाब हो जाओगे तो इसमें दो काम हो जाएंगे। एक तो ये कि मुझसे जो मेरा पद जो मुझसे छीन गया है या फिर जो मुझे नहीं दिया गया है वो मुझे मिल जाएगा, और दूसरा ये कि तुम्हें तुम्हारी डेस्डिमोना मिल जाएगी जब मैं पावर में आऊंगा। तो अब क्या होता है कि जो कैशियो है, कैशियो जब बैठा हुआ होता है तो उस बीच में रोड्रिगो उसके पास पहुंच जाता है और ये पूरी प्लॉटिंग थी किसके द्वारा, ये इयागो के द्वारा। इयागो रोड्रिगो को पहले से ही समझा देता है कि कैशियो को तुम्हें शराब पीने के लिए फोर्स करना है, कैशियो को शराब पीने के लिए फोर्स करना है। तो यहां पर जब कैशियो को फोर्स किया जाता है शराब पीने के लिए तो कैशियो मना करता है, शराब को हाथ लगाने से मना कर देता है। क्यों? क्योंकि कैशियो जानता था कि शराब पी ली तो वो अपना जो है नियंत्रण, अपना आपा खो बैठेगा, इस वजह से वो शराब को पीने से मना कर देता है। लेकिन रोड्रिगो के इंसिस्ट करने पर कैशियो को शराब पिला दी जाती है। तो कैशियो जब शराब पी लेता है उसके बाद रोड्रिगो कैशियो को एक तरह से और इंसिस्ट करता है किस चीज के लिए, लड़ने के लिए। और कैशियो लड़ना नहीं चाहता लेकिन वो नशे में है, और जब वो नशे में होता है तो मैंने आपको बताया था कि वो अपना कंट्रोल खो बैठता है। अब इसी बीच में क्या होता है, जब वो अपना नियंत्रण खो बैठता है तो उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। रोड्रिगो और कैशियो दोनों की बुरी तरह से लड़ाई हो जाती है। मोंटानो यहां पर उनका मीडिएटर बनने की कोशिश करते हैं, जो गवर्नर ऑफ साइप्रस है जिनके बारे में मैंने बताया, वो इनका मीडिएटर बनने की कोशिश करते हैं, बचाव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी इस बीच में जो है इंजर्ड कर दिया जाता है, मोंटानो को भी।
अब क्या होता है, ये जो सब कुछ चल रहा था, ये जो तोड़फोड़ हुई थी, ये जो लड़ाई हुई थी, इसकी सूचना इयागो, इसको अपने लिए एक प्लस फैक्टर इयागो लेता है और इयागो इस बात की सूचना ओथेलो को जाकर दे देता है। ओथेलो से कहता है कि जिस व्यक्ति को तुमने ये जिम्मेदारी दी है, जिस व्यक्ति को तुमने लेफ्टिनेंट के पद पर तुमने नियुक्त किया है, क्या वास्तव में वो लेफ्टिनेंट बनने के लायक भी है? जाकर देखो कि वो क्या उत्पाद उसने मचा दिया है। अब वो ओथेलो को लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। अब जब ओथेलो वहां पर पहुंचता है तो ओथेलो अपनी आंखों से उस दृश्य को देखता है जो वहां पर हो रहा था, और जब वो उस दृश्य को ओथेलो देखता है तो ओथेलो को कैशियो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और मैंने आपको बताया था ओथेलो के अंदर सोचने की शक्ति नहीं है। अगर जो ओथेलो हेमलेट होता तो शायद कंडीशन ही कुछ और होती, लेकिन भाई कहानी वो और है, ये और है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि शायद इसमें ओथेलो में हेमलेट वाली बुद्धि होती तो ऐसा हो जाता, लेकिन यहां पर ओथेलो ने कुछ सोचा नहीं, समझा नहीं और कैशियो को उसकी पोस्ट से डिसमिस कर दिया। जो कैशियो था, कैशियो को उसकी पोस्ट से हटा दिया गया, जो लेफ्टिनेंट की पोस्ट थी, और यह जिम्मेदारी अब इयागो को मिल जाती है। अब क्या होता है, इयागो और कैशियो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अब इयागो यहां पर अपना एक नया जाल बिछाना चालू कर देता है। अब यह जाल क्या होता है, वो कैशियो से यह कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता कि मैं लेफ्टिनेंट बनूं, और मैंने कभी चाहा भी नहीं इस बात को, और मुझे तो तुम ही इसके पद के लिए एक अच्छे व्यक्ति दिखते हो, और तुम्हें ही ये जो ड्यूटी है ये तुम्हें ही मिलनी चाहिए, ये वर्क तुम्हें ही मिलना चाहिए। लेकिन ये मिलना आसान नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात बता सकता हूं, हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी जो खोई हुई पोस्ट है, जो लॉस्ट पोस्ट तुम्हारी है, वो तुम्हें दोबारा से मिल जाए। अब कैशियो इयागो को अपना वेल विशर समझता है। यह कैशियो की सबसे बड़ी गलती होती है। यहां पर कैशियो एक तरह से ब्लंडर हम कह सकते हैं वो कर देता है कि उस पर ट्रस्ट करके, वो किस पर ट्रस्ट कर रहा है, वो इयागो पर ट्रस्ट करता है। इयागो पे ट्रस्ट कर लेता है कि जब इयागो उसको लगता है कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत उसका भला चाहने वाला व्यक्ति है, शुभ चिंतक है जो इयागो है। इयागो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी खोई हुई पोस्ट दिलाने में मदद कर सकता हूं। अब वो दो चीजें बताता है उसको। वो पहली बात ये कहता है कि जो ओथेलो है, ओथेलो को म्यूजिक बहुत पसंद है, ओथेलो को म्यूजिक बहुत पसंद है, और वैसे भी ओथेलो की शादी हुई है, तो उसके लिए तुम जो है वहां पर अगर जो उसके सामने म्यूजिक का परफॉर्मेंस करते हो तो हो सकता है वो तुमसे खुश हो जाए, और खुश होकर वो तुम्हें तुम्हारी खोई हुई पोस्ट दे दे। अब यहां पर जो कैशियो है, कैशियो इस बात को जो है एक मौके के रूप में समझता है, भुनाने की कोशिश करता है। वो एक बैंड ऑफ म्यूजिशियंस लेकर वो पहुंच जाता है वहां पर ओथेलो के घर पर, और जब वो वहां पर पहुंचता है तो जो क्लॉन है वो उसको साफ साफ ये बता देता है कि ये क्या तुम कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मालिक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ओथेलो को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब वो वहां से लौट आता है, लेकिन अभी भी वो ये नहीं समझ पा रहा है कि इयागो उसका भला नहीं चाहता। अभी भी उसको लग रहा है कि इयागो उसका भला चाहता है। अब इयागो से वो पूछता है कि अब मैं क्या करूं, तो इयागो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ओथेलो केवल और केवल एक व्यक्ति है ओथेलो की लाइफ में ऐसा जिसकी बात को ओथेलो केवल मान सकता है, अदरवाइज किसी की बात को ओथेलो सुनने वाला नहीं है। तो कैशियो पूछता है कि वो कौन है, किसकी बात को ओथेलो मान लेगा, तो वो कहता है कि ओथेलो की पत्नी डेस्डिमोना, केवल डेस्डिमोना की बात को ओथेलो मान सकता है। इसके लिए तुम्हें डेस्डिमोना से मिलना होगा। लेकिन डेस्डिमोना से मिलना आसान नहीं है, क्योंकि अब तुम पोस्ट पर भी नहीं हो और ओथेलो तुमसे वैसे ही गुस्से में है, तो वहां तक पहुंच पाना कठिन होगा। लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, क्योंकि मेरी जो पत्नी एमिलिया है वो डेस्डिमोना को असिस्ट करती है। डेस्डिमोना के एक असिस्टेंट के रूप में, एक मेड के रूप में वो काम करती है, तो वो तुम्हें उस तक मिलवा सकती है। अब इयागो जो है, ये जो चाल चलता है, इसको कैशियो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख लेता है, और कैशियो जो है, कैशियो को लगता है कि मेरा काम बन जाएगा, मैं डेस्डिमोना से मिल लूंगा। अब वो डेस्डिमोना से मिलता है, बातें करता है, और वो जैसे एक दो दिन इस तरह से मिलता है डेस्डिमोना से चोरी चुपके से, इस बात की एक दिन खबर इयागो ओथेलो को दे देता है, और ओथेलो से साफ साफ कह देता है
कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और गड़बड़ क्या लग रही है कि कहीं ना कहीं ये जो कैशियो है, कैशियो तुम्हारी पत्नी से प्रेम करता है, कैशियो का अफेयर है डेस्डीमोना के साथ में। अब इस बीच पर जो ओथेलो है, ओथेलो इयागो को पकड़ लेते हैं और इयागो से ओथेलो ये कहते हैं कि ये अगर बात गलत निकली तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और मेरे पास तुम तभी आना अगर जो तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत मिलता है ना कि वास्तव में ऐसा है। तो ओथेलो ने यहां पर अगर जो हम देखें तो यहां पर एकदम विश्वास नहीं किया था, और कारण यह था कि वो बहुत प्यार करता था डेस्डीमोना से। लेकिन इयागो की चाल के आगे ओथेलो कहां बच पाएगा, आखिर वो तो फंस कर रहेगा इयागो की चाल में। अब इयागो को यहां पर यह हिंट मिल गया था जब ओथेलो ने यह कहा कि मेरे पास अब तुम उस दिन आना, ये इस बात को लेकर जब तुम्हारे पास कोई सबूत हो। अब इयागो ने सोच लिया सबूत तो इकट्ठा करना पड़ेगा, सबूत तो बनाना पड़ेगा। तो उस सबूत को पाने के लिए जो अब ये जो ओथेलो है, सॉरी जो इयागो है, वो सोचना चालू कर देता है। अब एक दिन जो डेस्डीमोना होती है, डेस्डीमोना को एक रुमाल, एक टोकन ऑफ लव के रूप में ओथेलो ने डेस्डीमोना को भेंट किया था एक हैंकरचीफ। और दोस्तों ये जो हैंकरचीफ एपिसोड है जो 3rd और 4th एक्ट में पूरी तरह से मतलब घिरा हुआ है, ये हैंकरचीफ एपिसोड एक मेन एपिसोड है, एक मेन घटना है, रुमाल वाली घटना। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि हैंकरचीफ एपिसोड इज द पार्ट ऑफ द प्ले डैश। हैंकरचीफ एपिसोड किस प्ले का पार्ट है? तो आपका आंसर होगा ओथेलो का। जो ये रुमाल वाली घटना है किस प्ले का पार्ट है? आंसर विल बी ओथेलो। ये ओथेलो का पार्ट है। रुमाल वाली घटना किस प्ले का पार्ट है? ओथेलो प्ले का पार्ट है रुमाल वाली घटना। ये जो रुमाल है ये ओथेलो ने डेस्डीमोना को दिया था एज ए टोकन ऑफ लव। और इसके अलावा ये जो रुमाल था इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डेप्थ में बताऊं तो दोस्तों, ये रुमाल जो ओथेलो की मदर थी उनको उनके फादर ने दिया था, फादर को इजिप्शियन वुमेन ने दिया था ये जो रुमाल था। तो ये ऐसे ही चलता आ रहा था और एक टोकन ऑफ लव के रूप में इस रुमाल को ओथेलो ने डेस्डीमोना को दिया था कि ये मेरे प्यार की निशानी है, इसको संभाल कर रखना। अगर किसी दिन ये रुमाल तुम्हारे पास नहीं मिला और मैंने मांगा तो मैं समझूंगा कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो गया है, तो इसको तुम्हें सुरक्षित रखना होगा। अब वो एक दिन वो जो रुमाल था वो ड्रॉप हो गया एनी हाउ रूम में ही डेस्डीमोना से। अब जब वो रुमाल ड्रॉप हो गया तो यहां पर इयागो ने अपनी पत्नी इमिलिया से, जो इमिलिया है, इमिलिया से उसने उस रुमाल को पिक करने के लिए कहा। इमिलिया एक फेथफुल वाइफ की तरह, एक फेथफुल वाइफ है, वो बिल्कुल सोचती नहीं है, जरा सा भी नहीं सोचती है इमिलिया, और वो केवल डिवोटेड है। तो वो उस रुमाल को उठाकर ले आती है और इयागो को दे देती है। अब इयागो उस हैंकरचीफ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है, एक बहुत बड़े अफसर के रूप में उस हैंकरचीफ को यूज वो करना चाहता है, एक एविडेंस के रूप में उस हैंकरचीफ का यूज इयागो यहां पर करना चाहता है। और वो उस हैंकरचीफ को क्या करता है? उस हैंकरचीफ को कैशियो के पास में, कैशियो के रूप में हम कह सकते हैं, कैशियो के पास उस हैंकरचीफ को डाल देता है। अब कैशियो भी यहां पर जो है, मैंने आपको बताया था ना कि रोड्रिगो, कैशियो, इनको तो इस प्रकार से पपेट बनाया जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि कितना ट्रिकरी यहां पर यूज की जाती है इयागो के द्वारा। तभी तो इयागो को मोस्ट विलेनी कैरेक्टर के रूप में जाना जाता है साथियों। तो ये जब वो रुमाल जो है वो कैशियो के पास डाल देता तो कैशियो देखता है भाई रुमाल तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, और प्रेमी को क्या चाहिए? प्रेमी को तो प्रेमिका को देने के लिए गिफ्ट चाहिए, कोई उपहार चाहिए, और उपहार जब खुद अपने पास चलकर आ रहा हो तो इससे अच्छी बात क्या होगी। अब वो सोचता है कि इस रुमाल को मैं बियांका को गिफ्ट करूंगा, जो उसकी प्रेमिका है, जो उसकी मिस्ट्रेस है, उसको वो गिफ्ट करने का डिसीजन यहां पर ले लेता है। दोस्तों अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो या फिर पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।
और अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दोस्तों अगर आप पेड क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे नंबर 9756055255 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और यूपी, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात हम कर रहे थे कैशियो की, कि कैशियो जो है वो इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है और कैशियो जो है वो उस रुमाल को जो बियांका है उसको देने का निर्णय कर लेता है और बियांका को वो रुमाल जो है भेंट करता है। जब वो बियांका को रुमाल देता है तो यहां पर एक बात बड़ी ओड सी आती है, बड़ी अजीब सी बात जो है वो बियांका से कहता है। वो ये कहता है कि इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी जरूर बना लेना। मतलब अपनी प्रेमिका को दिया है और उसके बाद भी वो उससे ये कह रहा है कि इसकी एक कॉपी और तैयार कर लेना। तो कहने का मतलब कैशियो जो है एक जेंटलमैन भी है। कैशियो को यह है कि अगर जो इस रुमाल का कोई वास्तविक हकदार आ गया तो उसको लौटा दे, इस वजह से वो बियांका से ऐसी बात करता है। बियांका भी उसकी अजीब बात से सरप्राइज्ड हो जाती है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अब इस बात को जो यागो है वो ओथेलो को बताता है और वो ओथेलो को जो है वो दृश्य दिखा देता है, वो रुमाल वाला दृश्य दिखा देता है, जो रुमाल जो कैशियो और जो बियांका थे उनके पास था। और वहां पर जब वो दिखाता है तो यहां पर ओथेलो के दिमाग में शक जो है वो पूरी तरह से पैदा हो जाता है और वो उसको पता चल जाता है, उसको लगता है कि डेस्डेमोना वहां पर गई होगी कैशियो के पास में और वो रुमाल वहां पर छोड़कर आ गई होगी और उसका वास्तव में अफेयर चल रहा है किसके साथ, कैशियो के साथ। एंड एट द मोमेंट जो ये ओथेलो है ही डिसाइड टू किल कैशियो और ये कैशियो को मारने का निश्चय कर लेता है कि अब वो कैशियो को जरूर खत्म कर देगा, कैशियो को जरूर मार देगा। लेकिन दोस्तों यहां पर फिर सीन में बदलाव आता है और फिर दृश्य बदलता है। और दृश्य क्या बदलता है, जब वो उसने मारने का उसको पूरी तरह से डिसीजन ले ही लिया था तभी एक समाचार आता है ड्यूक का वेनिस से। और ये जैसे कि वो जो खतरा मंडरा रहा था तुर्किश सेना का, वो हमें पता स्टार्टिंग में ही चल गया था कि जो तुर्किश फ्लीट थी उनका जो जहाज था वो डूब चुका था और इस वजह से जो युद्ध का खतरा था वो समाप्त हो चुका था। तो अब वहां पर उसको वापस बुलाया गया है ओथेलो को और इसी बीच में ये टेम्परेरी जिम्मेदारी जो है किसको दी गई है, कैशियो को। यह कहा गया है कि वो अपनी जिम्मेदारी कैशियो को देकर आए। अब ओथेलो ना चाहकर भी कैशियो को वो जिम्मेदारी उसको सौंपनी पड़ती है और लेकिन तभी वो डिसाइड कर लेता है और वो उससे कहता है इयागो से कि जब तक मैं वापस आता हूं तो उससे पहले कैशियो की हत्या हो जानी चाहिए, कैशियो मर जाना चाहिए और डेस्डेमोना को मैं अपने हाथों से मारूंगा। जो डेस्डेमोना है उसको मैं अपने हाथों से मारूंगा, तो इसकी हत्या यहां पर हो जानी चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहां पर रोड्रिगो आता है और रोड्रिगो जो है वो इयागो से वही बात करता है कि मुझे तुमने ना तो डेस्डेमोना से मिलवाया और ना ही मेरे बारे में कोई बात डेस्डेमोना से की, और बल्कि जो मेरा जो पैसा है या मेरी जो ज्वेलरी है तुमने दी भी है या नहीं दी है। वो इस बात को कहता है, तो वो ये कहता है तुम्हारे बीच में जो सबसे बड़ी जड़ है जिसको अब तुम्हें काटना है तो वो है कैशियो। अगर तुमने कैशियो को मारने में कामयाबी हासिल कर ली तो तुम्हें डेस्डेमोना जरूर मिल जाएगी। वो ये बात उससे कहता है और वो रोड्रिगो जो है, रोड्रिगो हमेशा मूर्ख बनाया जाता है, जैसे कि एक फुलिश मैन तो रोड्रिगो है ही, उसको फुलिश लवर भी रोड्रिगो को कहा जाता है। तो यहां पर वो यही बात कहता है कि अगर तुमने जो है यहां पर कैशियो को खत्म कर दिया तो तुम्हें डेस्डेमोना से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें डेस्डेमोना से मिलने से रोक पाए, क्योंकि कैशियो जो है मेन कांटा है तुम्हारे बीच में और इसको तुम्हें उखाड़ फेंकना होगा। अब क्या होता है, जो कैशियो है वो रोज जाता है बियांका के यहां पर और बियांका के पास से वो लेट इवनिंग में लौटा करता है और जंगली रास्ता होता है जहां से वो लौटा करता है, बिल्कुल मूर है, बिल्कुल एक सुनसान स्थान है, वहां से वो लौटा करता है और वो ये कहता है कि उसी सीक्रेट प्लेस पर तुम्हें उस पर अटैक करना है। रोड्रिगो जो है वो वहां पर इयागो जब लौट रहा होता है तो उस पर अटैक करता है और जब वो उस पर अटैक करता है
तो इस कैशियो पर अटैक करता है रोड्रिगो। तो रोड्रिगो जब कैशियो पर अटैक करता है तो कैशियो जो है एक तरह से मूर्छित होकर तो पड़ जाता है, बट वो मरता नहीं है, क्योंकि उसने आर्मर पहना हुआ था, जो उसका कवच था ना, उसकी वजह से वो बच गया था। एक आर्मर उसने डाला हुआ था, एक शीट डाली हुई थी, और वो उसको बैक मारता है, तो यहां पर रोड्रिगो इंजर्ड हो जाता है। रोड्रिगो जब घायल हो जाता है, तो उस घायल रोड्रिगो को जब इयागो देखता है तो उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है, उसको मार देता है। वो सोचता है कि बस अब इसका मैंने बहुत यूज कर लिया, अब इसको खत्म कर देना बेटर होगा, और वो रोड्रिगो का अंत कर देता है। इसी बीच में कैशियो को वो सोचता है कि वो मर चुका है, तो वहां से चला जाता है, इयागो वहां से लौट जाता है। कैशियो लेकिन जिंदा था, कैशियो यहां पर जिंदा होता है। अब क्या होता है सीन में, अब फिर से चेंज होता है। अब ओथेलो जो है डेस्डीमोना से डिमांड करता है, और ये उनका जो सीन है, जो उनके बेडरूम का दृश्य है, और जो वो डेस्डीमोना से डिमांड करता है कि जो रुमाल मैंने तुम्हें दिया था वो रुमाल मुझे चाहिए। अब डेस्डीमोना ढूंढती है, नहीं मिलता रुमाल, और वो बहुत सारी बातें कहना चाहती है, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है। अब उस पर जो है डेस्डीमोना पर ओथेलो आरोप लगाता है कि उसका जो अफेयर था वो कैशियो के साथ चल रहा था, वो उस पर यह आरोप लगाता है। डेस्डीमोना अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है, यहां पर अपनी बात कहने की कोशिश करती है, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। डेस्डीमोना बहुत ज्यादा एक, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा सीधी थी वो। लास्ट में वो अपने आप को थोड़ा सा बचाव करने की भी कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच में जो ओथेलो है, और इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये दृश्य हुआ था, इस दृश्य से पहले वो ओथेलो डेस्डीमोना से एक इच्छा भी रखता है, और वो इच्छा ये थी कि जो वेडिंग कॉस्ट्यूम थी उसकी, जो उसने शादी के दिन पहनी थी, उसे पहनने की वो इच्छा व्यक्त करता है। ये चीज हमें बताती है कि ओथेलो डेस्डीमोना से अभी भी प्रेम करता है, क्योंकि वो बाद में भी उसको उस दृश्य में देखना चाहता है, उस सीन में देखना चाहता है, लास्ट में भी, जाते जाते भी। अब जब डेस्डीमोना डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन ओथेलो अब कुछ नहीं सुनने वाला, और वो उसको स्ट्रैंगुलेट करने लगता है, उसका गला घोटने लगता है। जो ओथेलो है, डेस्डीमोना अधमरी सी हालत में होती है जब वो रुमाल वाली ये सारी बातें होती हैं। इसी बीच में इमिलिया इस बात को सुन लेती है। इमिलिया जो है वो इस बात को सुन लेती है, और इमिलिया यहां पर रुमाल वाला सच जो है वो ओथेलो को बताती है, और लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। इसी बीच में हमें पता चलता है कि डेस्डीमोना तो मर चुकी है, डेस्डीमोना की मृत्यु हो चुकी है। और उधर इमिलिया इयागो को पकड़ने की कोशिश करती है, इयागो इमिलिया को पुश करता है, और इमिलिया को चोट पहुंचती है, वो भी ऑन द स्पॉट मर जाती है, इमिलिया की भी डेथ हो जाती है। और जो ओथेलो है, ओथेलो डेस्डीमोना को देखकर उसकी प्रशंसा करता है, उसकी प्रशंसा में शब्द बोलता है, उसकी सौंदर्यता की प्रशंसा करता है, और उसको कहीं ना कहीं अब पश्चाताप होता है कि मैंने क्या कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कहानी की थीम है लव, जेलेसी, सस्पिशियंस एंड रिपेंटेंस। तो ये पश्चाताप अब ओथेलो को होता है, और वो एक खंजर से प्रहार करता है, और खुद भी सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। इसी बीच में जो लोडोविको के द्वारा यहां पर जो इसका सक्सेसर हम कह सकते हैं, जो कैशियो है, कैशियो को वहां पर उनकी जो ओथेलो वाली जो पोस्ट थी वो पूरी तरह से परमानेंट, वो पोस्ट ओथेलो वाली कैशियो को दे दी जाती है, वो जिम्मेदारी कैशियो को मिल जाती है। और इसके साथ साथ इयागो को उसके किए की सजा दी जाती है, और कहने का मतलब इयागो को जो है यहां पर उसका दंड दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी कहानी ओथेलो, जो कि एक ट्रेजेडी है। और कैसी ट्रेजेडी है? ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, एक घरेलू दुखांत है। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर दोस्तों कहानी आपको अच्छी लगी हो, और आपको वास्तव में ये मतलब आपके दिल की गहराइयों तक कहानी उतरी हो, और समझना आपको मतलब अच्छी तरह से आप समझ गए हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताना। और अभी तक भी अगर आपने हमारी क्लास को ज्वाइन नहीं किया है और ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।